नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव की बिगुल फूंक चुके हैं और इसको लेकर सिवान ज़िले में अब चुनावी समर जो कहा जाए वो तेज़ हो चुका है। कई पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने भाग्य को आजमाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। वहीं जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव की बात करें तो उनका चुनाव लड़ने का एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये खबर वायरल हो रही है। हम उसी सब बिंदु को लेकर अभी हम अभिषेक श्रीवास्तव जी के मकान पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ बैठे हैं उनसे बात करने के लिए। क्या हकीकत है, उन सभी बिंदुओं पर इनसे चर्चा करने आए हैं कि क्या सही बात है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या इनका अपना मैनिफेस्टो होगा, क्या इनका मुद्दा होगा। क्योंकि एक पत्रकार, हालांकि पत्रकार समाज का आईना होता है, सामाजिक सेवा हमेशा करते रहता है, समाज का सेवा करते रहता है, तो उन नेताओं से बेहतर पत्रकार जानता है कि कैसे समाज में रहना है, किस तरह समाज को डील करना है, किस तरह पब्लिकली बात करना है। तो ये सारी बिंदु पे हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले अभिषेक श्रीवास्तव जी आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद निरंजन जी। सबसे पहले मैं आशा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सब लोगों को नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरा साक्षात्कार लेने के लिए आप आए हैं। और रही बात, जहां आपने ये कहा कि सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक खबर आई थी कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, तो आपको बता दूं कि यह बिल्कुल सही बात है। करीब 1.5 दशक से मैं पत्रकारिता में रहा हूं। 2017 में मैं पत्रकारिता की नौकरी से मैंने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उसके बाद भी मैं स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा हूं। 2017 में मैंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद मैं वकालत भी कर रहा हूं। तो आपको बताऊं कि पत्रकारिता और वकालत ये दोनों जन सेवा के ही कार्य हैं। बिल्कुल। तो इस बार विधानसभा चुनाव जो 2020 का होने जा रहा है, इसमें मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं ज़मीन पर उतर कर जनता की सेवा करूं। इस लिहाज से मैंने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। यानी कि पहले आप कहा जाए अप्रत्यक्ष रूप से थे जनता के बीच में, अब प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पहले जो था कि मैं एक कंपनी के तहत पत्रकारिता जो है, एक तरह से पत्रकार होता है वह जनता का अलिखित रूप से जनप्रतिनिधि ही होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बदले वह मेहनताना लेता है कि कंपनी के अंडर में अगर किसी भी हाउस से, मीडिया हाउस से आप काम करते हैं तो उसके जो गाइडलाइन होते हैं उसके अनुसार ही आप चल सकते हैं। जनता की सेवा करना रही बात पहचान की, तो 1.5 दशकों से मैं सिवान में पत्रकारिता कर चुका हूं, तो पहचान तो मेरी है। लेकिन मैं ज़मीन पे उतर के अपने से अगर किसी की मदद करना चाहूं तो एक पत्रकार के रूप में मैं मदद नहीं कर सकता था। मैं उसकी आवाज़ को लोगों के सामने, सरकार के सामने दिखाने का काम करता था। लेकिन अब मेरी यह चाहत है कि किसी की अगर कोई समस्या है हमारे क्षेत्र की, तो सरकार और आम लोगों के पास पहुंचाने के साथ साथ मैं खुद भी कुछ कर सकूं उसके लिए। इसी लिहाज से मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। अचानक से अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपको अचानक से ये चीज़ कहाँ से आ गई कि आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया? पत्रकारिता, हालांकि जो मुझे जानकारी है कि आप बीबीसी के भी अच्छे पत्रकार हैं और अपना स्वतंत्र रूप से भी अच्छा तरीक़ा से काम कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये फिर कहाँ से आपने मन बना लिया? जी देखिए, सही कहा आपने कि बीबीसी लंदन की जो हिंदी सेवा है उसके लिए मैं सिवान से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में खबरें देता रहा हूं। कोविड-19 में मेरी कई खबरें भी बीबीसी द्वारा प्रसारित की गई है मेरे नाम से, उसे आप बीबीसी के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य में जो बिहार की दशा है वह बहुत ही ख़राब है। एक पत्रकार होने के नाते आप भी समझ सकते हैं निरंजन जी की जो स्थिति चल रही है, देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ाना लोग सत्ता के लोभ में दल बदल रहे हैं। सारा कुछ कभी गठबंधन
विपक्ष के साथ होता है सरकार का, कभी फिर दूसरे दल के साथ हो जाता है। किसी का कोई मोटो नहीं है, किसी का कोई आइडियल नहीं है, बस अपनी कुर्सी के लिए ये लोग लगे हुए हैं। जनता को बरगलाना है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। अब बात करें सिवान की, और सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं राजनीतिक दलों से खासा मैं नाराज़ हूं। उनकी जो परिणाम सामने आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार, जिसको देखकर मैंने ये भी मन बनाया कि मैं कई राजनीतिक दलों ने, जब मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने दस्तक दिया और मुझे टिकट देने का अपना अप्रोच भी किया। लेकिन मैंने सभी को इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ मेरे अपने मैनिफेस्टो हैं। मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक दल से अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो उसके जो गाइडलाइन होंगे उसी के तहत मुझे काम करना होगा। मैं अपना नहीं कर पाऊंगा। और मेरे बहुत सारे करीब 2 दर्जन मैनिफेस्टो हैं जो अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो सदन में इस बात को, अपनी मैनिफेस्टो को उठाऊंगा और उनको पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं धरना दूंगा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल सब कुछ करूंगा। वो और जितने भी मेरे मैनिफेस्टो हैं वो सभी जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर के चीज़ हैं। मेरे लिए, मेरा कोई लाभ के लिए नहीं है। आपको बताऊं कि पिछले अगर 3 साढ़े 3 दशकों का सिवान सदन, बात नहीं कर रहा, सब जगह की यही स्थिति है। लेकिन आप सिवान सदन 3 दशक से जो भी लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ का जो नेतृत्व किए हैं, उन लोगों ने जनता के विकास के नाम पर लोगों से वोट लिया। लेकिन हकीकत यह है कि किसी ने जनता का विकास कुछ नहीं किया। 50 साल पहले जो सिवान था आज भी वही सिवान आपको मिलेगा विकास के मामले में। तो उन लोगों ने विकास हुआ है, अपना विकास कर लिया, जनता का विकास नहीं किया। अब आपको बताऊं कि आप जहां मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यह मेरे पिताजी का बनाया हुआ मकान है। 3 मंजिले पर आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चुनाव के समय में उनके पास कुछ नहीं था। आप उनका आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, किसी के पास मकान नहीं था, कई लोग चौल में रहे हैं। बिल्कुल। और आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति अर्जित हो गई है। लेकिन आप मेरे पास आएंगे तो देखेंगे कि मेरा इतना बड़ा घर है, दरवाजे पे देखेंगे मेरी कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, सब कुछ मेरे पिताजी की संपत्ति है, मेरी अपनी संपत्ति नहीं है। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना कुछ विकास करूं। मेरे जो परदादा रहे हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, वह जमींदार रहे हैं। हमारे गांव में भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो हमको किसी भी प्रकार की यह नहीं है कि हमको खाने पीने में कमी है या किसी अपने विकास के लिए। बस मेरा यही मोटो है कि मैं जनता को जो उसका वाजिब हक है, सरकार द्वारा ही जो योजनाएं चला जा रही हैं वो मिल नहीं पाती हैं। बिचौलिए, दलाल और ये नेता, ये लोग खा जाते हैं, जनता तक पहुंच नहीं पाता है। तो मेरा बस यही मोटो है कि अगर मैं विधायक बन जाऊं तो ज़मीनी स्तर पे काम हो और लोगों का विकास हो। आपको एक और बात बता दूं कि मेरी यह सोच है, जैसे कि प्रधानमंत्री कोष होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, इन सब कोषों में क्या है कि जनता द्वारा धन एकत्रित किया जाता है, उनसे धन लिया जाता है जनता के भलाई के लिए ही। लेकिन मैंने अपनी मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मेरी यह विचारधारा है कि अगर विधायक बनने के बाद मेरी जो भी सैलरी होगी उसका 50% हर माह मैं डोनेट कर दूंगा जनता के नाम पर। और मैं जन सहायता कोष एक बनाऊंगा जिसमें पब्लिक को पैसा नहीं देना होगा। मैं अपना सैलरी 50% जो भी मेरा सैलरी होगा उसका 50% आधा उस कोष में जमा कर दूंगा। और मेरे क्षेत्र के जो भी जनता हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, आएंगे, अपनी आवश्यकता बताएंगे, अगर वास्तव में उनकी मांग वाजिब होगी उनकी सहायता की जाएगी। हमको बस अगर मैं विधायक बन जाता हूं, मुझे जो सैलरी मिलेगी बस मुझे अपना खाने पीने और परिवार चलाने लायक ही पैसा चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अब अगर आप मैनिफेस्टो की बात करें क्या हम करेंगे, ये तो मैंने एक बता दिया। अब जैसे आप देख लीजिए कि करीब 1973 में सिवान को ज़िला बना था। बिल्कुल। उसके पहले यह सारण जिला के तहत आता था। गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ इस ज़िले से सूबे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हुए हैं,
वर्तमान में अभी आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इसी ज़िले से रहने वाले हैं। बेहद दुखद बात यह है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूं, कि आज तक सिवान ज़िले को एक जिला अस्पताल नहीं मिल सका है जी। तो मेरी यह सोच है, मेरे मैनिफेस्टो में है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो सदन में मेरी सबसे पहले ये मांग रहेगी कि स्वास्थ्य के लिए सिवान में एक जिला अस्पताल दिया जाए। जो सदर अस्पताल है, चूँकि मैं तो पत्रकार रहा हूँ, अभी पत्रकार हैं, देख रहे हैं कि जो सदर अस्पताल की स्थिति है वह सारी अहर्ताओं को पूरा करता है एक जिला अस्पताल बनने के लिए। इसके बावजूद भी अपना वोट बैंक साधने के लिए सरकार और जो नेता लोग हैं ये लोग उसको नहीं बनाते हैं, जबकि सारी अहर्ताएँ पूरी कर चुका है। हो सकता है कि इस बार का वो अपने एजेंडे में इसको डाल दें कि हम अगले बार बनाएंगे, तो ये लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन मैं लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ, मेरी यह विचार है, अगर मैं विधायक बन के जाता हूँ तो सिवान ज़िले में जिला अस्पताल बनाने के लिए मैं धरना पे सदन में ही बैठ जाऊंगा। आमरण अनशन पे भूख हड़ताल से मेरी मृत्यु हो जाए, मैं करूंगा। पंचायत स्तर पर मेरी सोच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो हर जगह। अभी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, कई जगह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए गए हैं, लेकिन मेरी यह सोच है कि पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। और सबसे बड़ा चीज़ आपको बताऊं कि वहाँ पे दो चीज़ें एकदम से ज़रूरी हैं। एक ब्लड बैंक, आप देखे होंगे पत्रकार के नाते कि कई जगह सुदूर इलाके में सड़क दुर्घटना हो जाती है या किसी को कोई गोली मार देता है, चाकू मार देता है, तो मरीज को पीएचसी में ले जाया जाता है, लेकिन उनको रेफ़र कर दिया जाता है सिवान सदर अस्पताल, केवल इसलिए क्योंकि उसको ब्लड की आवश्यकता होती है और ब्लड नहीं रहता है। तो मेरा ये सोच है कि हर एक पंचायत स्तर पर ब्लड बैंक की स्थापना करा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह का दुर्घटना या घटना का कोई शिकार पीड़ित मरीज हो, व्यक्ति हो, तो उसको तत्काल वहाँ ब्लड मिल जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर घर में होता है, प्रसव की बात। तो मैं चाहता हूँ, अभी देखिएगा कि सरकार ने क्या किया है कि ये सब लॉलीपॉप ही है। एएनएम, आशा कार्यकर्ता ये मोटिवेट करेंगी, जाकर उनको लेकर आएंगी और सदर अस्पताल में एडमिट कराएंगी प्रसूता को। लेकिन क्यों नहीं साहब, आप पंचायत स्तर पे तो प्रसव केंद्र बना सकते हैं, एक चिकित्सक दे सकते हैं। क्यों आज हमारे यहाँ के लोगों को किसी भी गंभीर बीमारी में तुरंत रेफ़र करके पटना भेज दिया जाता है? अपने ज़िले में क्या, अरे वही डॉक्टर MBBS यहाँ भी है, वहाँ भी हैं डॉक्टर, वो सब वही होते हैं, सुविधा नहीं है। तो मैं लोगों को ये मुहैया कराऊँ। ये शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो गई। अब शिक्षा में आइए तो देखेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि दो लोग पिछले जो 3 दशकों से प्रतिनिधित्व करते आए हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, और मेरा मानना है कि यह समय विरोध का नहीं बदलाव का है। तो नाम नहीं लेते हुए मैं बताऊंगा, आप पता लगा लीजिएगा कि दोनों लोग अभी वर्तमान में जो विधायक हैं निवर्तमान या उनके पहले, ये दोनों लोग यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। दोनों लोग डोमेस्टेटर थे, रह चुके हैं। चूँकि सिवान में जो भी कॉलेज हैं, चाहे वह विद्या भवन महिला कॉलेज हो या DAV कॉलेज हो या JD इस्लामिया कॉलेज हो, ये सब कुछ जो छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय है उसी के अधीन है। और ये दोनों लोग वहाँ डोमेस्टेटर रह चुके हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक प्रयोगशाला में सहायक का पद होता है जिसको डोमेस्टेटर कहते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इन लोगों ने करीब से देखा है। और दोनों की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, दोनों की छात्र इकाई जो है सक्रिय है कॉलेजों में। आप देखेंगे कॉलेज में कि सभी यूनिवर्सिटी के, सिवान के DAV कॉलेज में नालंदा यूनिवर्सिटी की शाखा है, इग्नू की शाखा है, लेकिन यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय की कोई शाखा नहीं है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि जितने भी छात्र पढ़ते हैं, युवा हमारे छात्र जो स्नातक ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट लेना है या आगे की शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना है, माइग्रेशन लेना होगा, उसके लिए उन्हें जयप्रकाश विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है। पुरुष जो लड़के हैं वो चले भी जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परेशानी लड़कियों की होती है। हमारे घर की बहन बेटियां, सभी घर के बहन बेटियां हैं, पढ़ती हैं,
यह ज़रूरी नहीं है कि वह एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जाने की उनकी आदत रही हो या गई हो। लेकिन अगर वह सिवान से कोई लड़की ग्रेजुएशन करती है सिवान के कॉलेज से, उसको अपना सर्टिफिकेट लेना होगा, माइग्रेशन लेना होगा, आचरण प्रमाण पत्र लेना होगा, दूसरे जगह उच्चतर अगर कहीं पढ़ाई करने के लिए दूसरे जगह जाना होगा तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये सब चीज़ लेने के लिए उसको छपरा जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने ये नहीं सोचा, और छपरा जाने में एक बार में जाकर तुरंत नहीं मिल जाता है, कम से कम 4 बार 5 बार आपको विजिट करना पड़ता है। कभी जाके एक अप्लाई कीजिए, आवेदन दीजिए, फिर चालान भरिए, चालान भरने के बाद वहाँ से आपको डेट मिलता है क्लर्क से कि इस डेट को आइएगा। सडनली आदमी जाता है तो उस दिन नहीं मिलता है, कह देता है कि अभी नहीं बना है, अगले डेट को आइए। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे जो युवा छात्र छात्राएँ हैं। लेकिन किसी ने न किसी विधायक ने न किसी सांसद ने सोचा ही नहीं कि एक जो छपरा की यूनिवर्सिटी है उसकी एक ब्रांच, एक शाखा सिवान में डाल दिया जाए ताकि ये सब समस्याएं खत्म हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे 2 दर्जन मेरे मैनिफेस्टो हैं, किसानों के लिए हैं, गरीब बेरोजगार लोगों के लिए हैं, हर क्षेत्र में है। अगर आप सिलसिलेवार आपके पास इतना समय हो 2 घंटे का, यानी कि आप हर तबके के लोगों के लिए आप अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिए हैं। जी बिल्कुल। अब एक और चीज़, आप कह रहे थे कि इसका नाम उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। 15 साल उसने दिया, 15 साल इसने दिया। सिवान में क्या, जो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो विकास के नाम पे क्या है? देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आपको अंदाज़ा है, मैं भी पत्रकार रहा हूं, और समाचार कवरेज करने के लिए हम लोग को सुदूर इलाकों में जाना पड़ता है। बात होती है जो मूलभूत सुविधाओं की, सड़क, कहीं अच्छी सड़क नहीं है। निरंजन जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पिछले 2 महीनों के अंदर आपकी 2 बार सड़क दुर्घटना हुई है, जिसके आप शिकार हुए हैं, और गंभीर चोटें भी आई हैं, कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सड़कों की स्थिति यहाँ सही नहीं है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ कई जगह जाइएगा तो सालों भर जल जमाव रहता है, कीचड़ लगा हुआ है, सड़क नहीं बनी है। जो बनती भी है पता चला कि 6 महीने के अंदर टूट गया अभी। और शहर की मैं बात करूं तो शहर के जितने जो मुस्लिम, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि जितने भी मुस्लिम कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। मैं किसी मोहल्ले का नाम लेकर इंगित करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितने भी मैंने देखा है वहाँ जाइएगा तो सड़क नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और कहीं कुछ सड़क नज़र भी आ जाएंगे तो चूँकि जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, तो पता चलेगा कि या तो उन्होंने अपने फंड से बनाया है या अपने किसी अप्रोच से दूसरे ज़िले के विधायक या दूसरे ज़िले के कोई एमएलसी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके मद से बना हुआ है। तो सिवान में यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों द्वारा कुछ किया ही नहीं गया है। ये बहुत ही दुख का विषय है। अभिषेक श्रीवास्तव जी, हमें जो जानकारी है कि आप के दादाजी, आपके पिताजी एक अच्छी खासी नौकरी किए, आप भी पत्रकारिता में रहें, अच्छी नौकरी, कई साल सेवा दी है पत्रकारिता। उसके बाद आपके और जो संबंधी लोग हैं, कोई आईएएस है, ऐसे में आप इन सभी जो क्रियाकलाप है, काम है, ऐसे में सबको छोड़ के फिर राजनीतिक में आना, ये थोड़ा सा आउट नहीं लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहूँगा, चूँकि इसका नाम रख दिया गया है पहले से राजनीति, तो उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मेरे लिहाज से इसका नाम राजनीति नहीं, इसका नाम सेवा नीति होना चाहिए। बिल्कुल। मैं राजनेता बनने की चाह नहीं रखता हूँ, मैं सेवक बनने की चाह रखता हूँ, और सेवक बनने की इसी चाह को लेकर मैं इस बार नामांकन करने जा रहा हूँ, और वो भी निर्दलीय, कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो भी उद्देश्य है अपना विकास करना नहीं, मेरा खूब विकास है। ज़मीन जायदाद इतने हैं, पुरखों की संपत्ति है, विरासत में जो मिली है, पिताजी हैं और मेरे जो 2 भाई लोग हैं,
बाकी रिश्तेदार नाते सब कुछ आप जानते ही हैं। तो मैं हर तरह से संपन्न हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने कहीं दिया कि जिस दिन मैं अगर विधायक बन गया, पहली सैलरी से ही वो मेरी 50% जो जन सेवा कोष होगा, सहायता कोष, उसमें चला जाएगा। मैं नहीं लूँगा, बस मुझे रोटी दाल मिल जाए अपनी सैलरी से, उसका 50% बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जनता की सेवा की भावना और जो ज़मीनी चीज़ है, अब जैसे बात करें किसानों के लिए सरकार बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए पहुंच कहाँ पाता है किसानों को अनुदानित मूल्य पर न्यूनतम दर पर खाद बीज सब देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। लेकिन पता चलता है, हम ही लोग खबर बनाते हैं कि जो किसान कहता है कि जो इस बार हमको गेहूं का बीज मिला था उसमें से एक भी अनाज उपज नहीं हुआ। उच्च क्वालिटी का, कहने को वह उच्च क्वालिटी का बीज था, लेकिन एक भी अनाज नहीं हुआ। माथा पकड़ लेता है किसान, बात को दबा दिया जाता है। सरकार फसल बीमा योजना भी चलाती हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर अच्छी पैदावार भी हो गई तो उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी खरीद बिक्री की व्यवस्था नहीं है, उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। हर जगह बिचौलिए दलाल लगे हुए हैं। तो किसानों के लिए जो असली में खाद भी जाता है वह किसानों का नहीं, दुकान पर चला जाता है अच्छी गुणवत्ता वाले। तो मेरा ये है कि अगर ये सरकार, मैं नहीं दे सकता, चूँकि मैं मुख्यमंत्री का दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा। सरकार जो ला रही है, पहले से योजना है इन सब चीज़ों को, तो उसको सही तरीके से हाँ, किसान, हमारे क्षेत्र के किसानों को समय बीज मिल जाए, बढ़िया बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, उनके जो उपज हो, पैदावार हो, अनाज की फसल हो, वो सही जगह उस पहुंच जाए, उसका उचित दाम मिल जाए। अगर क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा है, मुआवजा का सरकार ऐलान कर देती है, घोषणा कर देती है, मिल नहीं पाता है। बहुत किसानों से जाकर पता कीजिएगा तो कहें कि हाँ घोषणा हो गया था, लेकिन आज तक कोई राशि मिल नहीं पाई। दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसमें इतना परसेंटेज मांगा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो, किसानों को जो उनका वाजिब हक है वह समय मिल जाए, ये सब चीज़ मैं कराऊंगा। दूसरी बात है कि गेहूँ धान यही सब फसल नहीं होते हैं, फसल सब्जियां भी होती हैं, कच्चे माल। सब्जियां और फलों के लिए कोई मंडी की व्यवस्था नहीं है पंचायत स्तर पर। तो मेरी यह सोच है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो हर एक पंचायत स्तर पर जो किसान सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, उनके लिए भी मंडी की उचित रख रखाव की एक व्यवस्था की जाए, और वो मैं कराऊंगा। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि मेरे जितने भी मैनिफेस्टो हैं उनको लाने के लिए निर्दलीय रूप में मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है अपना सेवा करने का, सेवक बनाती है, और मैं विधायक बनता हूं, तो सदन में मैं बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पर, जब तक मांगे पूरी नहीं। चूँकि देखिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अनशन और धरना महात्मा गांधी की विचारधारा है कि अहिंसा के साथ किया गया कोई भी कार्य सर्वोत्तम है और सराहनीय है। तो लोकतंत्र में धरना और अनशन जो है अपनी जायज़ मांगों को पूरा कराने का एक सशक्त माध्यम है। तो मैं वही माध्यम अपनाऊंगा और लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता को उनका जो वाजिब हक है वह दिलाने का काम करूंगा। अंतिम सवाल, आप जीत के जाते हैं तो किनके हाथों को मजबूत कीजिएगा? देखिए पहले मैं कुछ और बात, अभी तो आप देखिए कि इस बार चुनाव में जो सीवान का परिदृश्य चल रहा है, जो निवर्तमान विधायक थे एनडीए पार्टी के, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। थोड़ा सा पहले जाइए, लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछले साल, जो सिटिंग एमपी थे उनका भी टिकट एनडीए ने काट दिया। क्यों काट दिया? अगर पार्टी आपका टिकट काटती है तो इसका साफ मतलब ये है कि पार्टी भी आपके कार्यों, क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी के नज़र में भी आप अयोग्य हैं। जिस पद से आपका टिकट, आप सिटिंग हैं और आपका टिकट काट दिया जाता है,
पार्टी द्वारा ही आपको टिकट काट कर दूसरे किसी को प्रत्याशी बना दिया जाता है, इसका मतलब है कि पार्टी के नज़र में भी आप साबित हो गए कि आप अयोग्य हैं, इस पद लायक नहीं हैं। बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पार्टी ने टिकट काट दिया, तो अभी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दूंगा कि आप बैठे हैं 3 तल्ले पर, लेकिन मैं कहूँ कि आप यहाँ बैठने के लिए योग्य नहीं है, चलिए दूसरे तल्ले पर, 3 तल्ले पर जाने योग्य नहीं। किसी 5 स्टार होटल में आप जाते हैं और कहें 3 तल्ले पर, वो कहे नहीं आपको 2nd फ्लोर पर बैठाएंगे, और जो 2nd फ्लोर पर है वो कहे कि नहीं आप यहाँ से सर यहाँ से चलिए, आप तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, आप पहले 1st स्टेप पर आइए। सारा चीज़ वही एनडीए में वही हो रहा है। तो दोनों लोग जो हैं, जो वर्तमान यहाँ के एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, उनसे भी पार्टी असंतुष्ट है, उनका टिकट काट दिया, दूसरे किसी को टिकट दे दिया, और जिसको दिया वो पहले यहाँ का एमपी था। इसका मतलब कि उन लोगों से असंतुष्ट है, और जब आपसे पार्टी असंतुष्ट है तो आप क्यों चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? प्रकाश जी का कहना है कि राजनीति में डिमोशन नहीं होता है, हम जनता के सेवक हैं, चाहे जिस रूप में आके जनता की सेवा करें। नहीं, तो मैंने तो कहा ना कि मेरी नज़र में तो इसका नाम राजनीति होना ही नहीं चाहिए, इसका नाम सेवानीति होना चाहिए, सेवानीति होना चाहिए। आप सेवा करते हैं। अब जैसे अभी मैंने समाचारों में देखा, मुझे एक जानकारी मिली कि एक शहर के नामी चिकित्सक भी हैं, वो भी चुनाव मैदान में कूद गए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया में। चूँकि मेरा भी फेसबुक अकाउंट है, देखने को मिल रहा है। आश्चर्य होता है निरंजन जी कि बाकी जो नेताएं हैं, चूँकि हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है, चुनाव लड़ने के लिए कोई अंगूठा छाप व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, जनप्रतिनिधि बन सकता है। ठीक है, मैं LLB किया हुआ हूँ, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर सबसे, अभी जो वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, वैश्विक महामारी कोरोना, इसकी चपेट में हर कोई आ जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह की खबर है कि जो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो देश 1 नंबर में आता है, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यह वैश्विक महामारी ऐसी है कि किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। चुनाव आयोग ने इसी के मद्देनज़र ये जो चुनाव कराने की इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें ये कहा है कि 5, अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो 5 की संख्या से ज़्यादा में वह जनसंपर्क नहीं कर सकता है। सभी लोगों को कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना है। कोविड गाइडलाइन में सबसे प्रथम आता है मास्क लगाना, फेस का मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन वो डॉक्टर साहब हैं, आप देखिए फेसबुक पर रोज़ाना मैं देख रहा हूँ कि आप बिना मास्क लगाए लोगों के पास जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो घर में बैठा हूँ, घर से बाहर मैं निकलता हूँ तो मैं मास्क लगा के ही निकलता हूँ। अगर एक किराना दुकान पर भी जाना है, एक ब्लेड लाने के लिए, सेविंग करने के लिए, तब भी मैं मास्क लगा कर जाता हूँ। वो डॉक्टर है, बिना मास्क के घूम रहे हैं और लोगों से एकदम चिपक कर बातें कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये सत्ता लोलुपता नहीं है तो क्या है जनाब? आपकी जन सेवा की भावना है। मुझे पता है कि उनका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके एक स्वास्थ्य मंत्री ने ही शायद उद्घाटन किया था। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर आपकी जन सेवा की भावना है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसको फ्री में कर दीजिए। आप क्या, आपकी जन सेवा की भावना है तो आप कहिए कि जिसको देना है, जैसे मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में कहीं भी जाइएगा, दान पात्र होता है तो वहाँ क्या ये लिखा रहता है कि आपको इतना ही चंदा देना है, इतना ही डोनेशन देना है, दान करना है? हम जाते हैं, गोड़ लगते हैं, जेब में अगर कभी 1 रुपये का सिक्का रहा तो 1 रुपये का सिक्का डाल दिए, नहीं रहा तो हाथ जोड़कर चल दिए। कभी 100 का नोट रहा तो 100 का नोट भी डाल दिए। तो अगर आपकी जनता की सेवा की भावना है तो आप मिनिमम चार्जेज वहाँ कर दीजिए, गरीब लोगों के लिए फ्री कर दीजिए। आप ये नहीं करेंगे, आप विधायक बन रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्ता की लोलुपता आपके अंदर है। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता के साथ तो आप अन्याय कर रहे हैं। जिस चीज़ के आप विशेषज्ञ हैं उससे जनता को मरहूम कर दीजिएगा। आप जिसके इलाज करते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं, कल आप विधायक हो जाइएगा
तो वो जो मरीज होगा काम ही नहीं करेंगे। तो काम नहीं करेंगे, तो एक मरीज अब मेरा पैर टूट गया तो मेरा दूसरे किसी के पास तलाशना पड़ेगा, एक अच्छे डॉक्टर से तो मैं महरूम हो गया। तो यह सब जो चीज़ें हैं। और रही बात कि मैं अगर निर्दलीय बन जाता हूँ तो जनता से मैं राय लूँगा, अगर जनता मुझे चुनती है। और यही मेरा जनता से अपील भी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है चुनाव में, और जिस तरह से ये नेता लोग स्वार्थी, मैं तो कहूँगा कि अपने स्वार्थ में ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बीमारी चल रही है कोरोना महामारी, उसके बावजूद भी ये उनके घरों तक जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का जो 2 गज है, 2 गज का मतलब हो गया 6 फीट से ज़्यादा की दूरी में रहकर बातचीत करना है, वो भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है कि आप खुद सावधान रहें। ऐसे नेता लोग जो जाएं, आप बातें करें, वो आपको तय करना है कि किसको आपको वोट देना है, किसको अपना चुनना है, सब कुछ करें। अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम अगर हमारे घर में भी कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसको अलग कर दिया जा रहा है। ये सरकार का भी गाइडलाइन है और ये वस्तु स्थिति है, जिससे मैं झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ। उसको अलग दूसरे रूम में रख दिया जा रहा है, खाना पानी सब कुछ उसका अलग दिया जा रहा है। तो जो दूसरे नेता है उससे सावधान रहिए, बातचीत कीजिए, दूरी बनाए रखिए। मैं अपील करूँगा, क्योंकि समय कम है और अचानक से मैंने ये निर्णय लिया आपकी सेवा का, तो यह नहीं है कि मैं सबके पास आ सकूं। हालांकि मेरी ख्वाहिश रहेगी, डिजिटल ज़माना है, ज़माना बदल रहा है, डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से मैं सबके पास जाऊं, सोशल मीडिया के माध्यम से जाऊं। चूँकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास रखता हूं, उस माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचूंगा। यह ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मैं जाऊं। चुनना आपको है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो मुझे मौका दें, नहीं तो किसी दूसरे को भी चुनना आप चुनिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे नेता जो बिना मास्क के आपके पास आपसे सट कर जा रहे हैं बात करने, उनसे दूरी बनाइए 6 फीट की, खुद भी मास्क लगाकर ही बात कीजिए। नहीं तो अपने स्वार्थ में ये ऐसे लोग हैं जो आपको लालच देते हैं, 5 साल जब जीत जाते हैं कुछ नहीं करते हैं, और चुनाव मैदान में उतर कर दरवाजे कोई खोंचा लेने लगता है, कोई भीख मांगने लगता है, कोई सर पे कफन बांध लेता है। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। न मैं खोंचा मांगूंगा, न भीख मांगूंगा, न कफन बांधूंगा। दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बातें आपको लगती है कि ये सही में सिवान ज़िले का विकास होना चाहिए, और नहीं तो पिछले 30-35 सालों से जो स्थिति है वही बना रहे, तो ये आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं सब की राय लूँगा। जो जनता की मर्जी होगी, निर्णय होगा, फैसला होगा, उसी के अनुसार। आपने जो सवाल किया था कि अगर आप जीत जाते हैं तो किसका हाथ मजबूत करेंगे, तो जनता जो कहेगी, जनता ही सर्वोपरि है। और मैं पहले ही कहा कि मैं राजनीति करने नहीं, मैं सेवानीति में आ रहा हूँ। तो मैं सेवक के रूप में हूँ। जो मेरे मालिक कहेंगे, जनता मालिक है, जो कहेंगे, उनका जो आदेश होगा वो मैं करूँगा। जिसका हाथ कहेंगे कि इनका हाथ मजबूत कर दो, उनका हाथ मजबूत कर दो, जो उनका फैसला होगा उसको मैं मानूंगा और उनके साथ जाऊंगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये थे अभिषेक श्रीवास्तव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक अहम बात इन्होंने कहा कि राजनीति, ये जो नाम पड़ा है, इस नाम को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम सेवा नीति होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि सेवा नीति, यानी कि सेवा का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि सेवा ही करता है, आम पब्लिक का, जनता का सेवा करता है, सेवक होता है। इसलिए इस जो शब्द है राजनीति, ये राजनीति ना होके सेवा नीति होना चाहिए। और इन्होंने जनता से अपील भी किया है कि हमारे कई मैनिफेस्टो हैं, कई विचार हैं, अगर हमारे इस विचार से आप अगर सहमत हैं तो हमें वोट करें। और जो जनता जहाँ कहेगी, अगर हम जीत जाते हैं, जहाँ कहेगी जनता, हम उस सरकार को, उस मुखिया को, हाथ को मजबूत करेंगे। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सिवान।
चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883 पर।